अगर आप आफ्टर 12th लॉ करना चाहते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CULET कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसकी तैयारी करने के लिए या इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। The Tsar and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. There was a large wound in his stomach. जार और सन्यासी ने उसके कपड़े खोले, दोनों मिलकर वो जो घायल आदमी है उसके कपड़े को खोले। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। उनके कपड़ों को उतारने के बाद क्या देखा गया कि उनके पेट में एक बड़ा घाव था। The Tsar washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. जार ने जितना संभव था उतनी अच्छी तरह से, जितना अच्छा से वो कर सकते थे, उतनी अच्छा तरह से उस घाव को धोया और अपने रुमाल और सन्यासी के तौलिए से उसे बांध दिया। राजा के पास जो रुमाल था, जार के पास जो रुमाल था और सन्यासी के तौलिए से राजा ने उसके घाव को बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द जार अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज्ड द वाउंड। लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। जार बार बार पट्टी हटाते जो गर्म खून से भीग जाती थे, घाव को फिर से धोते और दोबारा बांध देते। बार बार पट्टी गर्म खून से भीग जा रही थी, घाव को फिर से धोते और दोबारा बांध देते। राजा बार बार यही काम कर रहे थे। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. आखिरकार, when at last मतलब आखिरकार, the blood ceased flowing, खून का बहना बंद हुआ। व्यक्ति जो था वह होश में आया और कुछ पीने के लिए मांगा। समथिंग टू ड्रिंक है ना, कुछ पीने के लिए मांग रहा था। जार ने ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। द जार ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। उसे प्यास लगा था, उसने कहा कुछ पीने के लिए चाहिए, तो जार ने उसे ताजा पानी लाकर दिया और उसे पिलाया। मीनवाइल द सन हैड सेट। इसी बीच क्या हुआ, सूरज जो है पूरा डूब चुका था, मतलब शाम हो गया था। इट हैड बिकम कूल, मौसम भी ठंड हो गया था। सो द जार विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो जार ने क्या किया, सन्यासी की मदद से, सन्यासी का भी मदद लिया और उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the Tsar was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो जो घायल आदमी था उसे तो सुला दिया गया बेड में। Lying on the bed, the man closed his eyes. बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। वह जो घायल आदमी था वह बिस्तर पर लेटने के बाद उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और एकदम क्वाइट मतलब एकदम शांत हो गया। लेकिन जार चलने और काम करने से इतना थक गए थे, चलने के कारण और काम करने के कारण। अब देखिए वो राजा थे, शारीरिक श्रम तो इतना करते नहीं होंगे, या तो हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि वह राजा हैं, तो मेहनत तो इतना कभी करते नहीं होंगे। अब पहले तो वे चल कर आए आधा रास्ता अकेले, ताकि सन्यासी को पता ना चले कि वे राजा हैं। घोड़े से उतरकर अकेले पैदल चलते हुए आए। फिर उसके बाद यहां आकर जमीन की खुदाई किए और थक गए। फिर उस घायल आदमी की सेवा करते करते शाम हो गया। अब राजा जो है काफी थक गए थे, इसीलिए वे चौखट पर ही बैठ गए और गहरी नींद में सो गए। इतनी गहरी कि वह पूरी छोटी सी गर्मी की रात सोते ही रहे पूरी रात। बीच में कभी एक बार भी उनका नींद नहीं टूटा। अब गर्मी के समय में हम जानते हैं कि रात छोटा होता है और दिन बड़ा होता है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मी की छोटी सी जो रात थी वो पूरी रात सोए रहे। गहरी नींद में राजा सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली, when he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was. काफी देर तक उन्हें याद ही नहीं आया कि वे कहाँ हैं। अब जब नींद खुली तो राजा थोड़ी देर तक सोच ही रहे हैं कि वे कहां पर हैं। अब इतना थक गए थे, एकदम गहरी नींद में वो सोए और सुबह सोच रहे हैं कि वे कहां हैं। और who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes? या फिर यह अजनबी दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो बिस्तर पर लेटे हुए
चमकती आंखों से उसकी ओर देख रहा था। वह जो घायल आदमी है वह भी जाग जाग चुका था और वह एक टक अपनी चमकती हुई आंखों से राजा की तरफ देख रहा था। तो राजा जब सुबह उठे तो वे तो शॉक्ड हो गए कि आखिर कहाँ है, किस जगह पर वे हैं और सामने बैठा हुआ आदमी कौन है जो उसे एक टक देख रहा है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। मुझे क्षमा कर दीजिए, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। व्हेन ही सॉ दैट द जार वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम। जब वह घायल आदमी देखता है कि जार जाग गए हैं, राजा जाग गए हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू सेड द जार। राजा क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ करने जैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब किस वजह से माफ कर दूं, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं। जार कहते हैं, सन यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू। वह घायल आदमी क्या कह रहा है राजा से कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं वही आपका वही शत्रु हूं जिसने यह शपथ ली थी कि मैं अपने भाई को फांसी देने और उसकी संपत्ति छीनने का बदला आपसे लूंगा। मतलब वह आदमी राजा को पहचानता था और उसने बताया कि वह शपथ उसने शपथ ली थी कि अपने भाई को फांसी देने और उसकी संपत्ति छीनने का बदला वह राजा से लेगा। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, है ना। यही कह रहे हैं कि क्योंकि आपने उनके भाई को फांसी की सजा दी और उनके संपत्ति को भी जब्त किया, इसीलिए मैं वही शत्रु हूं जिसने आपसे बदला लेने का प्रण लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट। मुझे पता था कि आप अकेले ही सन्यासी से मिलने गए। अब यह बात वह आदमी जान गया था कि राजा अकेले उस सन्यासी से मिलने जाएंगे। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक। इसलिए मैंने तय किया था कि लौटते समय मैं आपको मार डालूंगा। देखिए वो आदमी खुद ही अपना भेद खोल रहा है। बट द डे पास्ट यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीत गया और आप लौटे नहीं। राजा तो वहीं रुक गए थे, जमीन खुदाई करने लगे थे। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू। एम्बुश का मतलब होता है छिपने की जगह, छिपने का स्थान, जैसे कोई झाड़ी वगैरह जहां पर कहीं भी कोई छुपा हो। वो कह रहे हैं कि सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू। तो मैं अपने छिपने के स्थान से निकलकर आपको खोजने लगा। आपको खोजने के लिए जहां छिपा था वहां से बाहर निकल गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और आपके अंगरक्षकों से मेरा क्या हो गया, सामना हो गया। मतलब जो राजा के अंगरक्षक जिन्हें राजा ने रास्ते में ही जिसे छोड़कर और अकेले चले आए थे, उन अंगरक्षकों से इनका सामना हो गया इस आदमी का। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी। और वे मुझे पहचान गए। राजा के जो अंगरक्षक थे वे इससे इस व्यक्ति को पहचान गए। राजा तो इन्हें नहीं पहचानते थे लेकिन जो राजा के अंगरक्षक थे वे इस व्यक्ति को पहचान लिए। एंड वाउंडेड मी। और घायल कर दिया मुझे। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड। वो आदमी बता रहे हैं कि मैं किसी तरह उनसे बच निकला, लेकिन यदि आपने मेरा घाव ना बांधा होता तो मैं खून बहने से मर जाता। मतलब उनसे तो हम बचकर भाग निकले जान बचाकर, लेकिन आप मेरा अगर सेवा नहीं करते, आप मेरी घाव को नहीं बांधते, मेरा खून बहना बंद नहीं होता तो मैं खून बहने से ही मर जाता। मैंने आपको मारने की ठानी थी और आपने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me. वो कहते हैं राजा से कि अब यदि मैं जीवित रहा और आप चाहें तो, मतलब पहला तो ये शर्त है कि अगर मैं जीवित रहा तो, क्योंकि राजा तो जान गए थे कि वह आदमी राजा को ही मारना चाह रहा था, तो हो सकता है राजा उन्हें भी फांसी की सजा दे दे, उन्हें उन्हें भी मरवा दे। इसीलिए वह कह रहा है कि यदि मैं जीवित रहा तो, और आप यदि चाहें तो। राजा अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप यदि चाहें तो मैं आपका सबसे वफादार सेवक बनकर रहूंगा। आप देखिए उस व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित हो गया है, उसका हृदय बदल गया है, उसका मन बदल गया है राजा के प्रति, और वो चाहते हैं कि अब वो राजा का सबसे वफादार सेवक बनकर जीवन भर उनकी सेवा करें। और आगे वे कहते हैं
एंड विल बिड माई सन्स टू डू द सेम, मैं अपने पुत्रों को भी ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। मतलब वो चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी राजा की सेवा करे। मुझे क्षमा कर दीजिए, फॉरगिव मी। द जार वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजिली। जार इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने शत्रु को इतनी आसानी से मेल मिलाप, शत्रु के साथ इतनी आसानी से मेल मिलाप कर लिया। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, मित्र के रूप में उसे प्राप्त कर लिया, पा लिया। मतलब जो शत्रु हुआ करता था उसे मित्र के रूप में वे पा लिए। एंड ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उन्होंने न केवल उन्हें क्षमा किया उस व्यक्ति को, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम, बल्कि राजा ने यह भी कहा कि वे अपने सेवकों को, है ना, हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन, और अपनी निजी, अपने पर्सनल वैद्य को, डॉक्टर को, चिकित्सक को, अपने जो निजी फिजिशियन है, अपने जो पर्सनल फिजिशियन है, डॉक्टर है, जो राजा की देखभाल करते हैं, उनके इलाज करते हैं, उनको भेजेंगे उस व्यक्ति की देखभाल के लिए। कहते हैं कि टू अटेंड हिम, राजा उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि मैं अपने सेवकों को और अपने निजी चिकित्सक को भेजूंगा तुम्हारी देखभाल के लिए। एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और उसकी संपत्ति वापस लौटाने का भी वचन उन्हें दिया कि तुम्हारी जो संपत्ति, हमारे भाई की जो संपत्ति सीज कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी, उसे लौटा दिया जाएगा। Having taken leave of the wounded man, the Tsar went out into the porch and looked around the hermit. घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा बरामदे में आए और सन्यासी को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगे। Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. Before going away, जाने से पहले, he wished once, एक बार और इच्छा करते हैं कि once more to beg an answer, मतलब एक बार और वो प्रार्थना करेंगे कि राजा के प्रश्नों का उत्तर सन्यासी दे दे। तो चाहते हैं कि जब लौटे वापस, उससे पहले एक बार और हम सन्यासी से अपने प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज, इसी के लिए राजा बाहर गए झोपड़ी से, और जब बाहर गए तो क्या देखें, द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज, सन्यासी बाहर थे घुटनों के बल, सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो पिछले दिन कार्यों को खोदा गया था, मतलब बेड्स को तैयार किया गया था जमीन पर, उस पर बीज बो रहे थे सन्यासी। द जार अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। जार उनके पास गए और बोले, अंतिम बार आपसे विनती करता हूं हे बुद्धिमान पुरुष, कहते हैं कि कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the Tsar who stood before him. तुम्हें तो पहले ही उत्तर मिल चुके हैं, सन्यासी ने कहा, अभी भी अपनी जो दुबली टांगों पर झुके हुए और जार की ओर देखते हुए जो उनके सामने खड़े थे। सन्यासी कह रहे हैं कि आपका उत्तर आपको मिल चुका है। अभी भी वे अपनी दुबली टांगों पर ही झुके हुए हैं और राजा की तरफ देख रहे हैं, और राजा उनके सामने पास में ही खड़े थे। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, जार, क्या मतलब है, कौन सा उत्तर, क्या मतलब है आपका, है ना, क्योंकि सन्यासी ने तो कोई उत्तर दिया नहीं था। तो इसीलिए राजा चौंक जाते हैं ये सुनकर कि उनको उत्तर मिल गया है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम नहीं देख रहे हो, क्या तुम नहीं समझते, सन्यासी ने राजा से कहा कि इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug those beds for me but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented of. सन्यासी क्या तर्क दे रहे हैं देखिए, कि यदि तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया ना की होती, मतलब मेरी कमजोरी को देखकर तुम तरस नहीं खाए होते, दया नहीं किए होते, और मेरे लिए वे क्यारियां नहीं खोदी होती, मतलब मेरे लिए वो बेड्स जो है वो नहीं तैयार करते, बल्कि अपने रास्ते चले गए होते। यदि ये देखते कि सन्यासी को उत्तर नहीं दे रहा और चले जाते। राजा तो रुक गए, देखे कि सन्यासी हाँप रहे हैं, थक जा रहे हैं, कमजोर है बहुत, इसीलिए उसकी मदद करने लगे। तो सन्यासी कह रहे हैं, अगर आप चले गए होते तो वह व्यक्ति आप पर हमला करता, जो घायल व्यक्ति भागता हुआ आया था, वह राजा पर हमला कर देता, वह तो इसीलिए चुप कर खड़ा था,
और आप यह सोचकर पछताते कि मेरे साथ क्यों नहीं आप रुक गए, है ना, तब राजा को पछतावा होता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब तुम मेरे लिए क्या खोद रहे थे, तुम क्यारियां खोद रहे थे, मैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. अब देखिए सन्यासी क्या तर्क दे रहे हैं कि इसके बाद, मतलब उस समय तक तो मैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, मेरा भला करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर वर्ड्स व्हेन दैट मैन रैन टू अस, कि मतलब उसके बाद फिर जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आया, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि तुमने उसके घाव न बांधे होते तो वह मर जाता और तुम्हारे साथ मित्रता मेल मिलाप किए बिना ही चला जाता। इस प्रकार वह व्यक्ति उस समय सबसे महत्वपूर्ण था और उसके लिए जो कुछ तुमने किया वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आगे सन्यासी जो है राजा को समझाते हैं और कहते हैं कि देयर इज ओनली, है ना, रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ। क्या याद रखना कि केवल एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण है, और वह समय कौन सा है, वर्तमान। वर्तमान का जो समय है, प्रेजेंट का, नाउ, अभी का जो वक्त है, वही सबसे महत्वपूर्ण समय है। और वह समय महत्वपूर्ण क्यों है, तो सन्यासी कहते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। वही सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि केवल उसी समय में हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है, हमारा, है ना, हम वर्तमान में ही कुछ कर सकते हैं। भूत में जाके, बीते समय में जाकर हम कुछ नहीं बदल सकते, और भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे वश में केवल वर्तमान होता है। इसीलिए सन्यासी राजा को यह बात समझाते हैं कि वर्तमान का जो समय है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ whom you are, for no man knows whether he will ever have dealings with anyone else। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में वह कहते हैं कि सबसे आवश्यक व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम इस समय हो, वर्तमान में तुम जिसके साथ हो वही तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक व्यक्ति है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे भविष्य में किसी के साथ भी उसका संबंध होगा या नहीं, है ना। जैसे अगर राजा उस घायल व्यक्ति को महत्व नहीं देते, उसकी सेवा नहीं करते, उसका देखभाल नहीं करते, उसके घावों को नहीं बांधते, तो वह व्यक्ति मारा जाता और राजा के साथ उसका संबंध फिर नहीं रह जाता, जबकि सेवा करने के कारण राजा को एक मित्र के रूप में, एक सेवक के रूप में वह व्यक्ति प्राप्त होता है। इसीलिए अगर उसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मानते राजा, तो भविष्य में उसके साथ कोई संबंध नहीं होता। हम जानते नहीं है कि भविष्य में किसके साथ उसका कोई संबंध रहेगा या नहीं। और आखिरी प्रश्न के उत्तर में सन्यासी राजा को यह समझाते हैं कि एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इनटू दिस लाइफ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तीसरा जो प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो सन्यासी कहते हैं कि उसी व्यक्ति की भलाई करना, उस व्यक्ति के प्रति भलाई करना, मतलब जो व्यक्ति हमारे साथ है उसकी भलाई करना, क्योंकि मनुष्यों को इस जीवन में भेजा ही इसी उद्देश्य के लिए गया है कि हम जिसके साथ भी हैं उसको महत्व दे और उसकी भलाई करे। इस तरह से सन्यासी राजा को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आशा है कि आपको यह कहानी समझ में भी आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात आपको इस कहानी में न समझ में आई हो तो आप अवश्य कमेंट करके पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।